दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोगों ने हमसे 2 डिमांड की थी। एक तो इसको बाइलिंगुअल कर दिया जाए और दूसरा इसे साप्ताहिक और मासिक के रूप में भी पढ़ाया जाए। तो देखिए, बाइलिंगुअल तो मैंने पहले ही कर दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने बाइलिंगुअल कर दिया है ताकि ऐसे बच्चों को जिनको थोड़ी-सी हिंदी में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को कोई असुविधा ना हो, तो बाइलिंगुअल कर दिया। अब दूसरी डिमांड जो आपकी साप्ताहिक और मासिक करंट अफेयर्स की थी, तो आज से हम इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी मिलेगा और मासिक करंट अफेयर्स भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूँकि सप्ताह में जब हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ाएँगे या मासिक करंट अफेयर्स पढ़ाएँगे, तो केवल बेसिक जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको उस खबर के बारे में, उस प्रश्न के बारे में डिटेल से जानना होगा, तो उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसमें 50 टॉप प्रश्न ऐसे हैं, जिसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे पूछे जाएँगे। टॉप 50 हमने निकाला है और कई प्रश्न हैं जिनकी योग्यता परीक्षा में आने की है 100%। ठीक है? तो मेहनत से पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने देखिए टेलीग्राम का लिंक यहाँ भी दिया है। आप टेलीग्राम पे जाएँगे और एग्ज़ाम कांकर सर्च करेंगे तो वहाँ 1000 से ऊपर लोग उसमें ऐड हैं, 1300 समथिंग, तो वहाँ जाके आप उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको परीक्षा संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो 9125156661 पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई परीक्षा संबंधी कोई जानकारी हो। ध्यान रखिएगा, सुबह 10 एएम से लेकर के और 6 पीएम तक आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि सोमवार से शनिवार के मध्य केवल, ठीक है? मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। फिर कोई दिक्कत होगी, अगर बहुत इमरजेंसी हो तो संडे को भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आगामी 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आज है 23 नवंबर, कल है 24 नवंबर, तो कल से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ले लेते हैं, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने वाला है। इसमें 2 तथ्य याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है, यह कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, यह हुई थी 22 फरवरी 2020 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी जानना ज़रूरी है। तो एक जगह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर, उड़ीसा से इसकी शुरुआत की गई थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, और 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शुरू किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो ध्यान रखिएगा यह 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। इस तथ्य को याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ हुआ? तो देखिए, मैं बता देता हूँ। 2020 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो मैंने बताया ना कि उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई थी, उड़ीसा से, और उड़ीसा के भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहला उड़ीसा में हुआ, दूसरा 2022 में इसका आयोजन किया गया और यह हुआ कर्नाटक में, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, वह 2023 में हुआ और वह हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और चौथा जो हुआ, वह हुआ 2024 में और वह पूर्वोत्तर राज्यों में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया था गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में स्थित है, आप जानते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 4 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गत चैंपियन कौन था, यानी 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चैंपियन कौन था, तो जो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, उसका चैंपियन था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसकी चैंपियन थी। अब इससे ज़्यादा प्रश्न, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। तो इसे याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखते चलिएगा। ठीक है? आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वह बीएसएफ ने हाल ही में किस नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य से की है? अब देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह मध्य प्रदेश से की है। यह
हमको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह प्रश्न में लिखा है। अब आपको बताना है कि किस नाम से इस संचालन इकाई की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई ड्रोन स्क्वाड्रन, ऑप्शन बी है दुर्गावती ड्रोन स्क्वाड्रन, ऑप्शन सी है झलकारी बाई ड्रोन स्क्वाड्रन, ऑप्शन डी है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। देखिए, जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको तेजी से आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके तैयार हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आप प्रश्न देखते हैं, वैसे ही आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक है, अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश से की है। मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, आपने नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ग्वालियर, और ग्वालियर में एक अकादमी है, बीएसएफ की एक अकादमी है। ठीक है, एकेडमी कह सकते हैं, बीएसएफ की एक एकेडमी है, कहाँ, ग्वालियर में। ठीक है, और इसी एकेडमी में इसे कहते हैं SDW। SDW का मतलब है स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर, स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर, स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर, और यहीं इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को। ठीक है ना, पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई है बीएसएफ की। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का सफल परीक्षण कहाँ किया है। आपको बताना है कि इसरो ने, जो गगनयान इसरो छोड़ने वाला है, उसके क्रू मॉड्यूलों के मुख्य पैराशूटों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी। झांसी में एक है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। क्या है, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, फायरिंग रेंज, वहीं इसका सफल परीक्षण किया गया है। आप जानते हैं कि जब गगनयान को भेजेगा तो वहां से उतरने के लिए जो पैराशूट की जरूरत होगी उसका परीक्षण हो रहा है इस समय। ठीक है, इसरो के द्वारा, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झांसी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय प्रधानमंत्री भी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबान देश है वह है, इस बार 2026 की बात की जा रही है, जो G20 शिखर सम्मेलन है 2026 का जो मेजबान देश है वह है अमेरिका। ठीक है, 2025 का सम्मेलन चल रहा है अभी। अगर आपसे कोई पूछे कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन है, तो 2025 का जो मेजबान है वह है दक्षिण अफ्रीका, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं वहां। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में, और 22 से लेकर के 22 और 23 नवंबर को इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जगह है, तो एक जगह है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या है, जो 2025 का G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सॉलिडेरिटी। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉलिडेरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सॉलिडेरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। अब इसको हिंदी में अगर कहें तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, ये है इसकी थीम, याद रखिएगा। अब देखिए, आपको 2 G20 सम्मेलन मिल गए। एक तो दक्षिण अफ्रीका में 2025 का सम्मेलन अभी चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है, और दूसरा 2026 का जो सम्मेलन है वह अमेरिका में होगा। अमेरिका में एक शहर है जिसे मियामी के नाम से जानते हैं, और यह जो है स्थित है फ्लोरिडा प्रांत में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, अमेरिका के मियामी में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन का। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्री तटों को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आपको बताना है किस राज्य के 2 समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा को यह जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और यह कौन कौन से 2 बीच हैं जो समुद्री तट है, उन्हें बीच कहा जाता है। तो एक है सुनापुर बीच। कौन सा है, सुनापुर बीच है, यह उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा बीच है पुरी बीच। तो सुनापुर और पुरी बीच, ये दोनों उड़ीसा में है, जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यह सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, एक संस्था है, कहाँ की, डेनमार्क की एक संस्था है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, इसी संस्था के द्वारा यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और
किसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है यह भी जान लीजिए। तो ऐसा समुद्र तट जो साफ सुथरा हो, तो साफ सुथरे समुद्र तटों के लिए दिया जाता है, ठीक है। साथ ही वहां पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, टिकाऊ पर्यावरण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, टिकाऊ विकास की चीजें वहां मतलब ऐसा दिखना चाहिए। साथ ही पर्यटकों के लिए यह सुरक्षित हो, ठीक है, पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें देखते हुए साफ सुथरा समुद्र तट हो। ऐसा ना हो कि तमाम पॉलीथीन पड़ी है, गंदगी फैली हुई है, तो साफ सुथरा हो, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित चीजें वहां हो और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया हो, ऐसे समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा का सोनापुर बीच और पुरी बीच को हाल ही में यह दिया गया है, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हम सिर्फ उतने शब्दों को ही बोलेंगे जितनी आपकी परीक्षा में जरूरत है, उससे ज्यादा की कहानी हम डेली करंट अफेयर्स में बतिया लेंगे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह हाल ही में इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन के लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2028 और ऑप्शन डी है 2030। तो बताइए किसके इसरो द्वारा कब चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2028 में इसरो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जल्दी से बताइए, ये प्रश्न पूछा जाता है। वी नारायणन है इसरो के अध्यक्ष, ठीक है ना, वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं। यह जो 2028 में इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन भेजा जाएगा, इसका सिर्फ इतना काम है, यह एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। क्या है? लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि चंद्रयान जाएगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से कुछ धूल मिट्टी लेकर के वापस चला आएगा, इसीलिए इसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो क्या है? इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस। देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी भूल जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह भी कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हुए, तो भाई इसरो की स्थापना इन्होंने की थी। तो यही है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार जीएस में, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा गया है? यह है डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2028 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च कर रहा है इसरो, इसे ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर को किस स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के जलावतरण की घोषणा की है? 24 नवंबर यानी कल की बात है, क्योंकि आज है 23 नवंबर। तो 24 नवंबर को ध्यान रखिएगा, एक शब्द स्वदेश निर्मित है और दूसरा है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ठीक है। तो स्वदेश निर्मित पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि भारत इस सिचुएशन में आ गया है कि भारत स्वदेश निर्मित पनडुब्बियां बनाने की सिचुएशन में आ गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ध्यान रखिएगा 24 नवंबर को जो स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च होने वाला है उसका नाम है माहे। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। और माहे जो है, माहे इसका नाम क्यों पड़ा? पुडुचेरी का एक तटीय शहर है, आप जानते हैं पुडुचेरी का एक तटीय शहर है और उस तटीय शहर का नाम क्या है? उस तटीय शहर का नाम ही है माहे और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया माहे, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है किसने निर्माण किया है। सबसे खास बात यह है कि भारत द्वारा निर्मित यह जो युद्धपोत है यह उथले समुद्री क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। उथले समुद्री क्षेत्रों से क्या आशय है? ऐसे समुद्री क्षेत्र जहां जल थोड़ा सा गहराई कम होती है, ठीक है, जल नहीं गहराई जहां कम होती है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ऐसे क्षेत्रों में यह बढ़िया से काम कर सकता है। तो उथले समुद्री क्षेत्रों के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसे स्वदेश निर्मित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 80% जो सामग्री है वह स्वदेशी है, ठीक है। इसमें जो 80% यंत्र लगे हैं वह स्वदेशी सामग्री है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी जो लंबाई है, कभी कभी लंबाई पूछ लेता है, तो 78 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी गति जो है वह है 25 नॉट्स।
25 नॉट्स पर आवर इसकी जो है गति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, वह इसरो द्वारा अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए इसरो लगातार प्रयास कर रहा है कि कब जो है इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करे, लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए इसरो अपना जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ऑप्शन दे देता हूं 2026, 2027, 2030 और 2035। देखिए इसरो अपना पहला जो मानव युक्त मिशन है वह 2027 में लॉन्च करेगा। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए मैंने ऊपर बात की चंद्रयान 4 मिशन की। चंद्रयान 4 मिशन को हमने बताया कि इसरो 2028 में लॉन्च करेगा, इस तथ्य को अलग नोट करिएगा। और यह चीज मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो इसरो शुरू करेगा यह 2027 में, इस तथ्य को अलग नोट करिएगा। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाए, तो 2028 2027 कौन 28 है कौन 27 है, गड़बड़ हो जाएगा। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है 2027 और जो चंद्रयान 4 मिशन है वो है 2028। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस 2027 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से पहले तीन मिशन इसरो और भेजेगा, और ये 3 मिशन बिना मानव के, मतलब अनमानव युक्त 3 मिशन अभी इसरो भेजेगा। ठीक है ना। और भाई पहले ये पूरी तरह से वो निश्चिंत हो जाएगा कि हमारे उस मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसे अनमानव युक्त कहिए या इसे अनक्रूड कह सकते हैं। अनक्रूड मिशन भेजेगा, 3 मिशन भेजेगा। ठीक है, अब जाते हैं कि दिसंबर 2025 में एक मिशन भेजने वाला है इसरो, दिसंबर 2025 में, अभी अगले महीने, और इसे गगनयान फर्स्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गगनयान फर्स्ट नाम दिया गया है। और इस गगनयान फर्स्ट यान के साथ है एक जो है सेमी ह्यूमनाइड जिसे कहते हैं, ह्यूमनाइड एक भेजा जा रहा है, एक रोबोट भेजी जा रही है यहाँ से, उसका नाम है व्योमित्रा को पहली बार भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। और यह जो है मनुष्यों के भेजने से पहले यह इसरो द्वारा किया गया परीक्षण है। तो व्योमित्रा को दिसंबर 2025 में गगनयान फर्स्ट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मानवाधिकारों के हनन के आरोप में वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री है, मानवाधिकारों का हनन के आरोप में चूंकि वहां तख्ता पलट हो गया है, अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। तो वह है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अब दस्त कर दिया गया, उनका नाम है शेख हसीना। और शेख हसीना को वहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, इसे याद रखिएगा। पड़ोसी देश का मामला है तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपको यह बताना है। तो देखिए तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो आयोजन है वह ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन किया गया है 14 और 15 नवंबर को। देखिए 14 नवंबर को इसका आयोजन किया गया और 15 नवंबर, मतलब 2 दिन इसका आयोजन किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया? कभी कभी ने उद्घाटन से प्रश्न पूछ लेता है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था रक्षा राज्य मंत्री है। रक्षा मंत्री तो आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह जी हैं। तो रक्षा राज्य मंत्री है एक, उनका नाम रक्षा राज्य मंत्री, इनका नाम है श्री संजय सेठ। संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर इस सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत कब से की गई, क्योंकि यह जब जान लेंगे ना तो सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी। इस सैन्य विरासत कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह वर्ष 2023 से की गई थी, और 23 से इसे वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है, FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का मेजबान देश आपको बताना है। देखिए FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, ठीक है, हॉकी विश्व कप है, जूनियर महिलाओं का हॉकी विश्व कप है, इसका मेजबान देश आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वह चिली के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना। और चिली में इसका जो आयोजन है वो 25 नवंबर यानी कल से इसकी शुरुआत हो रही है, और 25 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक इसका आयोजन चिली में किया जाएगा। और चिली में आप जानते हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिली नाइट्रेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिली नाइट्रेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध खान है जिसे चुक्की कमाता खान कहते हैं। चुक्की कमाता खान बहुत पूछा जाता है, जियोग्राफी का प्रश्न है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चिली इसलिए भी प्रसिद्ध है। चिली में एक शहर है जिसे कहते हैं सैंटियागो।
कौन सा शहर है? चिली का शहर है सैंटियागो, और सैंटियागो में ही इस बार जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से होगी। भारत ने भी अपनी एक जबरदस्त टीम भेजी है, और भारत की जो हॉकी टीम गई है उसकी कप्तान है ज्योति सिंह। ध्यान रखिएगा, भारतीय हॉकी टीम का जो नेतृत्व करने वाली कप्तान है उनका नाम है ज्योति सिंह, और यहाँ से एक कोच भी भेजे गए हैं भारतीय टीम के, जो उनका नाम है तुषार खांडकर। तुषार खांडकर, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा नेताओं का सम्मेलन GELS 2025 यानी जेल्स 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, जेल्स का मतलब क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी पटना बिहार, और ऑप्शन डी पुरी उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, पूरी उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है यह 5 से 7 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। 5 से 7 दिसंबर, वर्ष कौन सा? 2025। याद रखिएगा, इसका जो आयोजक है वह है, एक तो उड़ीसा सरकार है, इसका आयोजक कौन है? उड़ीसा सरकार है इसका आयोजक, और इसके साथ एक फाउंडेशन लगा है जिसे कहते हैं TBI फाउंडेशन। TBI का मतलब, टोनी ब्लेयर का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, ठीक है। दो संस्थाएं मिलकर करा रही हैं, एक तो उड़ीसा सरकार करा रही है, दूसरा TBI टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, ये दोनों मिलकर के पूरी उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं। अब जानते हैं कि इन सब सम्मेलनों में क्या होता है, कहेंगे हम ग्रीन ऊर्जा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और बस यही अभी COP30 हो रहा है। देखिए वहां पे कितना बवाल हुआ, अमेरिका गया ही नहीं, जो देश सबसे ज्यादा उत्सर्जक है वो तो जाते ही नहीं है, तो फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से किस देश ने विश्व में पहली बार ग्रीन फ्यूल लेवी का मतलब टैक्स होता है, कर होता है, ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने की घोषणा की है? आपको यह बताना है। तो देखिए विमानन क्षेत्र से, देखिए यह भी ध्यान रखिएगा, ग्रीन फ्यूल लेवी जो शुरू किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। एक प्रश्न और उसका उत्तर इसी में समाहित है। अब इस उद्देश्य के साथ ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, और ऑप्शन डी है फ्रांस। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर ने विमानन यात्रियों पर यह टैक्स लगाया है, ग्रीन फ्यूल लेवी किस पर लगाया है? विमानन यात्रियों पर यह टैक्स लगाया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह टैक्स जो प्रभावी होगा, इसकी शुरुआत तो हो जाएगी मतलब ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, जितने भी जो लोग भी टिकट बुकिंग कराएंगे उन पे जो है यह टैक्स लागू हो जाएगा, और अक्टूबर 2026 से इसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2026 से यह पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर ग्रीन फ्यूल लेवी क्यों लगाया गया। देखिए जो अभी पेट्रोल पड़ता है, जो मतलब अभी जो उसमें ईंधन पड़ता है, पेट्रोल कह रहा हूं, जो ईंधन अभी विमानों में पड़ता है वह जो है थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन उससे कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। एक ईंधन है जिसे कहते हैं SAF ईंधन का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यह जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है यह थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। और इसी तेल से मतलब इसी फ्यूल से विमान उड़ाया जाएगा, और इससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, कम कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन कंपनियों को इसको खरीदना महंगा पड़ता है। इसलिए इसकी खरीद के लिए और अपनी जो समस्या है, चूंकि कंपनियों को ये महंगा पड़ेगा, इसलिए कंपनियों ने यात्रियों से इसके लिए धन वसूलने का निर्णय लिया, और अब जो है यात्रियों से यही ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू, इसे ग्रीन फ्यूल कहते हैं, SAF को क्या कहते हैं? ग्रीन फ्यूल के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, या इसे आप ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं। यह कम कार्बन उत्सर्जन कर सकता है, तो इसका खर्च किससे निकाला जाएगा? यात्रियों से निकाला जाएगा। यात्रियों से उनकी दूरी, कौन कितनी दूरी तक जा रहा है, उनकी सेवा किस मतलब सामान्य क्लास में है कि बिजनेस क्लास में है, उनकी सेवा, और कहां वो जाना चाहते हैं गंतव्य के आधार पर, इस तरह से उनसे इसका टैक्स लिया जाएगा। तो ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने वाला जो देश है वह है सिंगापुर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार LPG खरीदने का समझौता किया है? बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि भारत ने पहली बार यह समझौता किया है। तो ऑप्शन ले लेते हैं, रसिया, फ्रांस, अमेरिका और चाइना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
थी अमेरिका। अब जानते हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, हालांकि सतह पे आते नहीं है और अंदर अंदर ये सब चीजें चलता रहता है। तो लेकिन फिर भी इस दौरान भारत ने अमेरिका से पहली बार एलपीजी खरीदने का समझौता किया है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं एलपीजी, ठीक है ना। अब देखिए जो समझौता हुआ है उसके अनुसार भारत अमेरिका से वर्ष 2026 में कुल 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगा, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और यह जो टोटल एलपीजी है भारत की, जो भारत आयात करता है दुनिया भर से, टोटल एलपीजी का 10% भारत अमेरिका से आयात करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहली बार भारत ने यह समझौता किया है एलपीजी खरीदने का, और वो भी अमेरिका के साथ ऐसी कंडीशन में जब टैरिफ युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जॉर्डन, ऑप्शन डी है ईरान। तो देखिए पहले क्या था कि भारतीय नागरिक उस देश में बिना वीजा के चले जाते थे, जब मर्जी मुंह उठाए चले गए और चले गए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उस देश ने जो वीजा मुक्त की सेवा थी उसे सस्पेंड कर दिया है, खत्म नहीं किया, सस्पेंड किया है कुछ दिनों के लिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान ने देश में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सुविधा को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उसका कारण यह है कि ईरानी सरकार को यह पता चला कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ईरान ले आती हैं कि ईरान में चलो, वहां नौकरी दिलाएंगे, वहां रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है, और इसके दम पे वो उनसे मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो इससे बहुत से लोगों का अपहरण हुआ, उनकी हत्या हो गई, बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ईरान ने कहा कि अब जो भी आएगा वो वीजा के द्वारा आएगा, और जो भी जाएगा वो वीजा के द्वारा ही जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कल से यानी 22 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो गई है। यानी अगर आपको कोई 22 नवंबर 2025 के बाद कहे कि ईरान में चलो और वीजा की कोई जरूरत नहीं है, तो वह गलत कह रहा है। ईरान ने अब जो है वीजा मुक्त की सेवा को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न है, हाल ही में अजय वॉरियर 2025, अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण किन दो देशों के मध्य शुरू हो रहा है? तो देखिए अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 8वां संस्करण है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8वें संस्करण यह किन दो देशों के बीच इसका आयोजन किया जाता है, इसे देखते हैं। तो ऑप्शन ए है भारत ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत इजराइल, और ऑप्शन डी है भारत जापान। तो बताइए ये जो अजय वॉरियर 25 है, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है, ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन ए भारत और ब्रिटेन, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले यह देखते हैं कि यह 8वां संस्करण है, तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली चीज, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में, ठीक है, वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो आयोजन होता है यह प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यह जो 8वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो 8वां संस्करण है, इसका जो आयोजन है यह किया जा रहा है बीकानेर में। बीकानेर कहाँ स्थित है? आप जानते हैं कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, और इसी बीकानेर में जो राजस्थान में स्थित है, इसमें एक फील्ड फायरिंग रेंज है जिसे कहते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कौन सा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो यहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? तो 17 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक, 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, इस आयोजन का जो मुख्य फोकस या मुख्य विषय आप कह सकते हैं, वह है अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, टाउन एरिया जिसे आप कह सकते हैं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों को सटीक बनाना है। आतंकवाद रोधी अभियानों को सटीक बनाना है, अभियानों को सटीक बनाना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो अजय वॉरियर शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन और भारत के बीच इसकी जो शुरुआत हुई थी अजय वॉरियर की, इसका मुख्य उद्देश्य ही था आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए, ठीक है। क्या था? आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए इसकी शुरुआत ही की गई थी, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, ठीक है। इसकी शुरुआत, अजय वॉरियर की शुरुआत भारत और ब्रिटेन ने इसीलिए किया था। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? कौन सा देश ऐसा है जो फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदने के लिए उसने प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है यूक्रेन। आप जानते हैं कि जो फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट जो राफेल बनाती है, और एक साथ 100 राफेल खरीदने का जो ऑर्डर है वह दिया है यूक्रेन ने। आप जानते हैं पिछले 2 सालों से लगभग यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार युद्ध जारी है, और इसी बीच अब सोचिए, एक तो इतना यूक्रेन ने अपने संसाधन गंवा दिए हैं, फिर भी यूक्रेन हार नहीं मानेगा और उसने 100 राफेल विमान फ्रांस से खरीदने का ऑर्डर एक साथ दे दिया है, उसके लिए हस्ताक्षर किया है प्रस्ताव पे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक में अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? देखिए, इसमें ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे यह पूछ लें कि बधिर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? टोक्यो में बधिर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब बधिर ओलंपिक में एक खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, उनका नाम है अनुया प्रसाद। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण। तो अनुया प्रसाद ने बधिर ओलंपिक, जिसे डेफ ओलंपिक्स या डेफलंपिक्स के, कभी कभी इसे आपको डेफ ओलंपिक्स न कह के ऐसे लिख देगा डेफलंपिक्स। ठीक है ना, तो डेफलंपिक्स का जो आयोजन है यह टोक्यो में किया जा रहा है। अनुया प्रसाद जो भारतीय खिलाड़ी हैं, 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी में प्रांजलि प्रशांत धूमल, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसी में प्रांजलि प्रशांत धूमल इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक जीता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है, हॉलीवुड के किस अभिनेता को मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है हॉलीवुड का कौन सा अभिनेता है जिसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डेनियल क्रेग, ऑप्शन बी है रयान गोसलिंग, ऑप्शन सी है टॉम क्रूज और ऑप्शन डी है माइकल बी जॉर्डन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हॉलीवुड के जो अभिनेता है उनका नाम है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, मानद ऑस्कर को गवर्नर्स अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गवर्नर्स अवार्ड कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। मानद ऑस्कर किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। किसके द्वारा? अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, मानद ऑस्कर का अवार्ड, जिसे गवर्नर्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, टॉम क्रूज को दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉम क्रूज बहुत बड़े अभिनेता हैं। इनको इस अवार्ड के लिए 4 बार नामांकित किया जा चुका था इसके पहले, लेकिन इनको पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 4 बार इनका नॉमिनेशन हो गया था, लेकिन पहली बार इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 बार नामांकित होने के बाद, तो याद रखेंगे जीवन भर की उपलब्धियों के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। मानद ऑस्कर पूछा जा सकता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है, 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के नॉमिनेशन की दौड़ में शामिल आई एम नो क्वीन कौन सी फिल्म है? आई एम नो क्वीन फिल्म के निर्माता कौन है जो 98वें ऑस्कर पुरस्कारों की नॉमिनेशन की दौड़ में शामिल है? ऑप्शन ए है विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन बी है करण जौहर, ऑप्शन सी है शादाब खान और ऑप्शन डी है अनुराग कश्यप। तो देखिए, आई एम नो क्वीन फिल्म जो उसके लिए 98वें ऑस्कर पुरस्कारों की नॉमिनेशन की दौड़ में शामिल है, उस फिल्म का जो निर्माण किया है वह किया है, उसके निर्माता है शादाब खान। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, शादाब खान ने इसका निर्माण किया है, इसे ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यह जो फिल्म है यह ऑस्कर के स्क्रीनिंग रूम में प्रदर्शित हो रही है। कहाँ? ऑस्कर के स्क्रीनिंग रूम में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, स्क्रीनिंग रूम में। ठीक है, और यह जो फिल्म है यह ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो सकती है, उसकी दौड़ में सबसे आगे चल रही है। एक खास बात आपको यह बतानी है कि जो फिल्म निर्माता शादाब खान है, जिन्होंने आई एम नो क्वीन फिल्म बनाई है, वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा के निवासी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के निवासी हैं, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी हैं शादाब खान, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया?
कौन सा दिवस है? विश्व शौचालय दिवस। कई बार प्रश्न या परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 16 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 20 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन सी है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो विश्व शौचालय दिवस की थीम थी वह क्या थी? तो उसकी थीम थी, देखिए मैं थीम पूछ लिया जाता है इसलिए थीम में बता रहा हूं, सस्टेनेबल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। सस्टेनेबल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, यह जो है इसकी थीम है, विश्व शौचालय दिवस की थीम। यानी अगर इसी हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं बदलती दुनिया में स्वच्छता। क्या है? बदलती दुनिया में स्वच्छता, ये इसकी थीम है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो इसकी शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी, कभी कभी इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किया था जैक सिम नामक एक समाज सेवी ने, ठीक है ना। जैक सिम नामक एक समाज सेवी ने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। यह स्थापना कब किया था उन्होंने? तो 2001 में। देखिए 19 नवंबर 2001 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की। और तब से जो है इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, इसे मान्यता प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब मान्यता प्रदान किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसे मान्यता प्रदान किया और तब से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए जब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जैक सिम ने 19 नवंबर 2001 को की थी, तभी से वर्ल्ड टॉयलेट दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसे मान्यता प्रदान की गई 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तब से यह सरकारी कार्यक्रमों में आ गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है वह है कि भारत किस वर्ष तक सभी को ई पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? भारत किस वर्ष तक सभी को ई पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2035 और ऑप्शन डी है 2040। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2035। भारत वर्ष 2035 तक सभी को ई पासपोर्ट उपलब्ध करा देगा। देखिए ई पासपोर्ट न होने से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेहरा मोहरा बदल के, नाम बदल के एक से अधिक पासपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन जब ई पासपोर्ट हो जाएगा तो एक से अधिक पासपोर्ट पर प्रतिबंध लग जाएगा, ठीक है, एक से अधिक पासपोर्ट पर जो है वह प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा बताइए सामान्य पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में क्या अंतर है? जो ई पासपोर्ट होता है वह भी सामान्य पासपोर्ट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें अंत में एक क्या होती है, एक चिप लगा दी जाती है। अंत में पूरे पासपोर्ट के लास्ट पेज पे क्या होता है, एक चिप लगा दी जाती है और इस चिप में एक व्यक्ति की सारी बायोमेट्रिक जानकारी उपस्थित रहती है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट रहेंगे, आपकी जो आइरिस है उसको स्कैन किया जाएगा, बाकी आपका जो पूरा डिटेल है, ठीक है, पूरा बायोमेट्रिक डाटा और पूरा आपका डिटेल इसमें दर्ज रहेगा, ठीक है, इसी चिप में। तो जब पूरा डाटा इसी चिप में दर्ज रहेगा तो आप दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवा सकते और न तो किसी को भ्रमित कर सकते हैं। एक मजे की बात आपको बताऊं कि इसमें जो चिप लगाई गई है वह चिप पूर्णतः स्वदेशी है। जो इसमें लगाई जा रही है चिप ई पासपोर्ट में, वह चिप जो है वह पूर्णतः स्वदेशी है और उस चिप का जो विकास किया है वह गर्व वाली बात है आईआईटी कानपुर ने किया है, ठीक है। उस चिप का विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। न केवल चिप का विकास किया है बल्कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया है। ये जो चिप का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी विकास आईआईटी कानपुर ने किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सिस्टम है मतलब उस चिप को रीड करने का सिस्टम है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे कहते हैं RFID। RFID का मतलब क्या होता है? रेडियो, देखिए RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उसका फुल फॉर्म होता है। तो RFID, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए 100 देशों ने लगभग 2025 में ही इसकी शुरुआत कर दी है। 100 देशों ने लगभग 2025 में इसे सारा पूरी तरह से ई पासपोर्ट लागू कर देंगे, ठीक है। कितने? 100 देश 2025 तक। तो इसे ध्यान रखेंगे। भारत ने भी इसकी शुरुआत की है और भारत ने मई 2025 से ई पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है और 80 लाख पासपोर्ट अभी तक भारत बना चुका है। मई से शुरुआत करके अभी तक कितने पासपोर्ट बना चुका है? 80 लाख पासपोर्ट बना चुका है। अब आपके मन में शंका होगी कि जिसके पास पासपोर्ट है वो क्या करे? तो जिसके पास पासपोर्ट है वो अपना पासपोर्ट रखे रहे, जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक वो चलेगा। उसके बाद जब आप नया पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपको इसी आधार पे ई पासपोर्ट बना के मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न है, अमेजन के संस्थापक
जेफ बेजोस ने किस नाम से उद्योग एवं तकनीक में मदद करने वाला एआई शुरू किया है? किसने शुरू किया है? देखिए, सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमेजन के संस्थापक कौन है, तो वह है जेफ बेजोस। जानते हैं दुनिया में बड़ी कंपनियों में अमेजन का नाम है, तो इनके संस्थापक का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल है। तो जेफ अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने किस नाम से उद्योग एवं तकनीक में मदद करने वाला एआई शुरू किया है? ऑप्शन ए है प्रोमेथस, ऑप्शन बी है अल्फाबेट इंक, ऑप्शन सी है इयान गुडफेलो और ऑप्शन डी है करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रोमेथस। ए ऑप्शन सही है। प्रोमेथस जो है यह उद्योग एवं तकनीक में लोगों को मदद करेगा, जैसे यह इंजीनियरिंग में लोगों को मदद करेगा, इंजीनियरिंग में लोगों को मदद करेगा। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं, इंजीनियरिंग में लोगों को एआई मदद करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यह मदद करेगा, इसे भी ध्यान रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। साथ ही साथ यह एरोस्पेस में भी यह लोगों की मदद करेगा। और अगर आप बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी यह लोगों की मदद करेगा। किसमें? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उद्योग एवं तकनीक में मदद करने वाला जो एआई शुरू किया गया है वह प्रोमेथस के द्वारा शुरू किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक है बात हमने किया जेफ बेजोस की, लेकिन अब बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क ने जब इसको लॉन्च किया तो उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, एलन मस्क आप जानते हैं टेस्ला के मालिक हैं, और वर्तमान में ये ग्रोक एक इनका एआई चलता है, ग्रोक नाम आपने सुना होगा। ग्रोक एआई एलन मस्क की है, टेस्ला कंपनी के मालिक है ये, टेस्ला के। और जो पहले ट्विटर था उसको वर्तमान में एक्स नाम दिया गया, तो एक्स के मालिक हैं, ये सब के मालिक हैं एलन मस्क। इन्होंने जब प्रोमेथस को लॉन्च किया जेफ बेजोस ने, तो उनका मजाक उड़ाया और उन्हें कॉपी कैट कहा। क्या कहा? कॉपी कैट, मतलब नकलची बिल्ली कहा। ठीक है, तो कॉपी कैट करके मजाक उड़ाया था, इसलिए इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है, 25वें बधिर ओलंपिक में भारत के निशानेबाज धनु श्रीकांत और माहित संधू की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा ओलंपिक है? 25वां बधिर ओलंपिक है, और ये कहाँ हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, टोक्यो में हो रहा है, जापान में हो रहा है। और इसमें धनु श्रीकांत और माहित संधू की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से माहित संधू और धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, धनु श्रीकांत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है, धनु श्रीकांत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जबकि माहित संधू ने एक व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने एक रजत पदक जीता था, एक व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता है। संयुक्त रूप से दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। और धनु श्रीकांत का यह दूसरा स्वर्ण पदक था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इन लोगों ने मिलकर के जिस टीम को हराया है वह दक्षिण कोरिया की टीम थी, उसे हराया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को हराया, इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसे हराया। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो हमारा 25वां प्रश्न है उसे देखते हैं। भारत का किस शहर ने 2025 विश्व कप मुक्केबाजी फाइनल की मेजबानी की? भारत के किस शहर ने 2025 विश्व कप मुक्केबाजी के फाइनल की मेजबानी की है? आपको यह बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस शहर ने 2025 विश्व कप मुक्केबाजी फाइनल की मेजबानी की? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आप जान गए होंगे कि यह यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी उत्तर ग्रेटर नोएडा में एक स्टेडियम है, किसके नाम पे है? शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पे है। किसके नाम पे है? शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पे एक स्टेडियम है, और यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, 2025 विश्व कप मुक्केबाजी फाइनल की मेजबानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है मालदीव। तो बताइए किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने लॉन्च किया है। यह जो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी से, और यह वास्तव में नार्को टेरर के खिलाफ इसको लॉन्च किया गया है, नार्को टेररिज्म के खिलाफ लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ध्यान रखिएगा, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, तस्करी को
रोकने के लिए अमेरिका द्वारा ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यह जो अमेरिका द्वारा इसकी शुरुआत की गई है वह वास्तव में लैटिन अमेरिका क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई है। इसे भी ध्यान रखेंगे, किस क्षेत्र में? लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पे। आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है, FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एम्पायर किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIH हॉकी महासंघ द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एम्पायर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है रघु प्रसाद, ऑप्शन बी है कुमार बालाजी, ऑप्शन सी है सरदानी और ऑप्शन डी है ग्रेग फिन्नी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहली बार FIH हॉकी महासंघ द्वारा 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एम्पायर चुना गया है वह चुना गया है रघु प्रसाद को। और रघु प्रसाद ये भारत के हॉकी एम्पायर हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इन्हें वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एम्पायर चुना गया है। ध्यान रखिएगा, क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एम्पायर चुना गया है 2025 का। किसके द्वारा? FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा चुना गया है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने अब तक, रघु प्रसाद की उपलब्धियां बता देते हैं, इनकी प्रशस्ति बता देते हैं। इन्होंने 4 FIH हॉकी विश्व कप का इन्होंने नेतृत्व किया है, अंपायरिंग की है। हॉकी विश्व कप 4 अभी तक FIH हॉकी विश्व कप में इन्होंने अंपायरिंग की है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है इन्होंने अभी तक 3 ओलंपिक में अंपायरिंग की है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कितने ओलंपिक में अंपायरिंग की है? अभी तक इन्होंने 3 ओलंपिक में अंपायरिंग की है। साथ ही सुल्तान अजलान शाह कप का नाम आपने सुना होगा, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। इस कप का जो आयोजन किया जाता है वह कहाँ किया जाता है? तो वह जो है मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सुल्तान अजलान शाह कप जिसका आयोजन मलेशिया में होता है, उस कप में लगभग 200 मैचों में इन्होंने अभी तक, रघु प्रसाद ने अभी तक अंपायरिंग की है। और ऐसा करने वाले वह एशिया के पहले अंपायर हैं, इसे बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये पहले एशियाई अंपायर हैं जिन्होंने 200 मैचों में, जो सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया के द्वारा आयोजित होता है उसके 200 मैचों में इन्होंने अंपायरिंग की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए, पुरुष का तो आपने जान लिया। यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ FIH का महिला एम्पायर का खिताब 2025 का किसे दिया गया है, तो इसे भी जान लीजिए। महिला एम्पायर का जो खिताब दिया गया है वह दिया गया है आयरीन, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है आयरीन प्रेसेंकी। आयरीन प्रेसेंकी को यह अवार्ड दिया गया है। और यह आयरीन प्रेसेंकी कहाँ की हैं? यह अर्जेंटीना की हैं, इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ की? अर्जेंटीना की हैं, इसे भी याद रखिएगा। 100% यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगला देखते, देखिए ऐसे प्रश्नों पे लोग फोकस नहीं करते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों पे फोकस करते हैं। लेकिन आयोग, चूंकि हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है ना, अगर हॉकी में कोई उपलब्धि हम हासिल करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, वो हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न मिलता है तो उसे जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? देखिए, हमने इसकी चर्चा अभी कर लिया था। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसे जोहान्सबर्ग के नाम से जानते हैं, यह मैं बता चुका हूं। और इसका जो आयोजन है वह 22 व 23 नवंबर, यानी आज इसकी आखिरी तिथि है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 21 नवंबर को प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका गए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है, यह भी लिख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, हिस्सा लिया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जानना जरूरी है। अब देखिए, एक चीज और है, हमने आपको बताया था G20 2025 का मुख्य विषय, फिर से बता देते हैं क्योंकि यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। G20 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो G20 2025 का जो मुख्य विषय है वह है सॉलिडेरिटी। उसके बाद है इक्वेलिटी, ये सब शब्द किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, इक्वेलिटी और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, मतलब इसे कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहेंगे तो इसे एकजुटता, समानता और इसे स्थिरता। ठीक है, एकजुटता, समानता और स्थिरता, यह इसका मुख्य विषय है। ठीक है, अब G20 सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो 1999 में इसकी शुरुआत होती है और भारत तभी इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की थी? G20 की अध्यक्षता भारत ने कब की थी? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत ने जो G20 की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, वह की थी वर्ष 2023 में। ठीक है ना, कब की थी? वर्ष 2023 में भारत के नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का
जो हमारा 29वां प्रश्न है, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपना पहला टेस्ट सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? किसने है? अमेरिकी, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है टेस्ला, यह भारत में अपना पहला टेस्ट सेंटर खोलने का निर्णय इसने कहा लिया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। टेस्ला जो है गुरुग्राम में अपना पहला टेस्ट सेंटर खोलने जा रही है और यह जो टेस्ट सेंटर है इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वह 26 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और गुरुग्राम में एक जगह है जिसे कहते हैं आर्किड बिजनेस पार्क। क्या कहते हैं? आर्किड बिजनेस पार्क। इसी आर्किड बिजनेस पार्क में टेस्ला अपना यह सेंटर स्थापित करेगा और यहाँ बहुत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री यहाँ हो सकती है, उनकी डिलीवरी यहाँ से हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, साथ ही यहाँ सर्विस, जो सर्विसिंग वगैरह होती है वह सर्विस किया जाएगा और यहाँ मरम्मत की जा सकती है। ये सारी चीजें, मतलब सारे काम यहाँ पे होंगे और ऐसा ये पहला सेंटर है जो यहाँ स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। हालांकि इसके पहले 2 सेंटर उसने स्थापित किया है, एक मुंबई में और दूसरा उसने दिल्ली में स्थापित किया है टेस्ला ने, लेकिन ये दोनों सेंटर यह जो है सर्विस, मरम्मत, ये सब चीजों का वो नहीं देते, केवल टेस्ट के लिए खोले गए हैं। तो याद रखिएगा, अब गुरुग्राम में या आर्किड बिजनेस पार्क में इसकी स्थापना की गई है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है वह इलेक्ट्रिक तिपहिया 3 व्हीलर्स वाहनों के निर्माण में दुनिया में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के निर्माण में आपको बताना है दुनिया का पहला स्थान, कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पे है? तो देखिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपको इसमें कम से कम गर्व महसूस होगा कि भारत ने चाइना को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के निर्माण में पीछे छोड़ दिया है और भारत ने वर्ष 2023 में ही चाइना को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है ना, और 2023 में चाइना को जब पीछे छोड़ा तो 24 में भी आगे नहीं आने दिया और वर्ष 2024 में भी भारत तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहले स्थान पर बना है और 7 लाख तिपहिया वाहनों का निर्माण भारत ने वर्ष 2024 में किया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दुनिया में तिपहिया वाहनों के निर्माण पे पहले स्थान पे भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का 31वां प्रश्न है, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आज के बाद जो करंट अफेयर्स है वो आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए 31वें प्रश्न को देख लेते हैं। आज का 31वां प्रश्न है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी तलाशने के लिए संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किस देश के साथ लॉन्च करेगा? अब देखिए यहां से प्रश्न यह पूछा जा सकता है, भारत संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किस देश के साथ लॉन्च करेगा? दूसरा, भारत संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किस लिए लॉन्च करेगा? ठीक है, या भारत दक्षिणी ध्रुव पर पानी तलाशने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो वह है संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजना है, क्या खोजना है? पानी खोजना है और इसके लिए जो मिशन चलाया जाएगा उसे संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जाता है। अब यह किस देश के साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है जापान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसका उद्देश्य है पानी तलाशना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी तलाशना, ये बड़ी बात है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह जो मिशन जापान और भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसे जो नाम दिया गया है इसे चंद्रयान 5 कहा गया है। क्या कहा गया है? चंद्रयान 5 नाम दिया गया है। और चंद्रयान 5 यह भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है इसरो और जापान की जो एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, इन दोनों का संयुक्त ऑपरेशन, संयुक्त अभियान होगा और इसमें इसरो जो है यह चंद्र लैंडर बनाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्र लैंडर कौन बनाएगा? यह इसरो बनाएगा। और जाक्सा इसमें क्या सहयोग करेगा? तो जाक्सा रोवर बनाएगा, रोवर का निर्माण, और प्लस लॉन्च व्हीकल का जो निर्माण है वह भी जाक्सा के मध्य है। ठीक है, तो रोवर और लॉन्च व्हीकल जाक्सा बनाएगा, चंद्र लैंडर इसरो बनाएगा और इन दोनों का जो संयुक्त अभियान है यह जो है चंद्रयान 5 के नाम से लॉन्च कब किया जाएगा? वर्ष 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर प्रश्न आएगा तो आप 100% सही करिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का जो हमारा 32वां प्रश्न है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन बन गया है? देखिए किसके लिए? फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि फीफा फुटबॉल विश्व कप कब होने वाला है, तो 2026 में होने वाला है। इसके लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है केप वर्डे, ऑप्शन बी है आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी है कुराकाओ और ऑप्शन डी है सेनेगल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी कुराकाओ। कुराकाओ दुनिया का पहला सबसे कम आबादी वाला ऐसा देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर इसकी आबादी की बात करें ना तो इसकी जो टोटल आबादी है वह केवल 1,56,000 है। और हमारी आबादी कितनी है बताइए? 140 करोड़ के देश में जितने हमारे काबिल लोग हैं, अभी तक हम कभी फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। 1,56,000 के लोगों वाला मात्र देश है जिसने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। इसने जमैका से जो है एक मैच खेला जिसमें कोई ड्रा नहीं हुआ, ड्रा रहित मैच, गोल रहित, कोई गोल नहीं हुआ, गोल रहित ड्रा मैच था। और उसके बाद कुराकाओ को उसमें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए इसे क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। तो यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। हमको तो शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि कुराकाओ से पहले क्या कोई ऐसा देश था जो सबसे कम आबादी वाला देश था जिसने इसके लिए क्वालिफाई किया? बिल्कुल था, और वह देश था, वह था आइसलैंड। आइसलैंड ने इसके पहले यह कारनामा किया था। रसिया में होने वाला था फीफा वर्ल्ड कप, और यह आइसलैंड ने जो कारनामा किया था यह 2018 में किया था। उस समय जो आइसलैंड की आबादी थी वह थी 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 की आबादी वाला देश था आइसलैंड। अब अगर उससे तुलना करेंगे तो एक मतलब कुराकाओ की जो आबादी है वो तो आधे से भी कम है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुराकाओ के लिए। और लेकिन हाँ, दूसरे इसने जो रिकॉर्ड तोड़ा है आइसलैंड का, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2018 में रसिया में होने वाला था फीफा वर्ल्ड कप जिसके लिए इसने क्वालिफाई किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि फीफा विश्व कप हो कहाँ रहा है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है, विश्व कप 2026, इसका जो आयोजन है वह किन देशों में हो रहा है? तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है पहली बार 3 देशों में हो रहा है। वह 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक है यूएसए, दूसरा है मैक्सिको और तीसरा है कनाडा। यह पहली बार है जब फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो आयोजन है, इसकी टाइमिंग क्या है? इसका जो आयोजन है यह 11 जून से फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत होगी और 11 जून से 19 जुलाई के बीच यह खेला जाएगा 2026 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। पहली बार ऐसा है कि फीफा विश्व कप में जो कुल टीमें हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। फीफा विश्व कप में जो कुल टीमें हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और उनकी संख्या हो गई है 48। तो पहली बार 48 टीमें इस फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 33वें प्रश्न पे। भारत में सर्वाधिक नगर निकाय वाला राज्य कौन सा है? आपको यह बताना है। सर्वाधिक, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज इन इंडिया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए, सर्वाधिक नगर निकाय वाला जो राज्य है वह अपना ही राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगर निकाय वाला राज्य है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निकाय हैं, कुल 762 स्थानीय 762 नगरीय स्थानीय निकाय है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नगरीय स्थानीय निकाय कुल 762 है, इसे ध्यान रखिएगा। और इन 762 नगरीय निकायों में से 17 नगर निगम है। ध्यान रखिएगा, कितने नगर निगम है? 17 इसमें से नगर निगम है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, इसमें 200 नगर पालिका परिषद है। कितनी नगर पालिका परिषद है? 200 नगर पालिका परिषद है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषद है। और इसके साथ साथ 545 नगर पंचायत है। कितनी? 545 नगर पंचायत है। इस प्रकार 762 नगरीय स्थानीय निकायों के साथ उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 34वां प्रश्न है, देखिए 34वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को बिना शर्त 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान SU-57 देने, उसकी तकनीक को ट्रांसफर करने की पेशकश की थी? न केवल विमान देगा बल्कि उसकी तकनीक भी ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात, यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रशिया। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। रशिया हमारा व्यवहारिक पार्टनर है, आप जानते हैं, बहुत पुराना भरोसेमंद मित्र है। SU-57 को क्या कहा जाता है? सुखोई 57। ठीक है, इसे सुखोई 57 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, यह भी ध्यान रखिएगा। 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? पूछा गया है, प्रश्न ऐसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, सब कुछ सही रहा, सारी चीजें बेहतर रही, तो चूंकि वो उसके साथ तकनीक को भी फ्री में देने की, बिना किसी समझौते के, बिना किसी उसके फ्री में देगा, कोई उसका रिवार्ड नहीं चाहिए उसे, तो इसका निर्माण बहुत जल्दी भारत में होने लगेगा। जब तकनीक भी मिल जाएगा तो सुखोई 57 भारत में निर्मित होने लगेगा। ऐसा रसिया का कहना है कि अगर भारत तैयार होगा तो हम दोनों लोग मिलकर इसका निर्माण करेंगे। और वह यह कह रहा है कि हम 2 सीटर सुखोई का निर्माण भारत के साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो 2 सीटर सुखोई 57 का जो निर्माण है उसके लिए भारत में यह रास्ता खुला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
है। SU-57 देने 5वीं पीढ़ी की और उसके तकनीक को ट्रांसफर करने की जो पेशकश की है वह रशिया ने की है। ठीक है, 35वां प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का मेजबान देश आपको बताना है कौन सा है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का जो मेजबान देश है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का जो आयोजन है वह भारत में किया जाएगा। भारत में कब किया जाएगा? नई भारत में कहां पे? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि आखिर ग्लोबल बिग कैट की जो शुरुआत है वह किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वह प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई थी। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी घोषणा की गई थी। और अगर आपसे हम यह पूछें कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और इसी के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2023 में ग्लोबल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे कहते हैं IBCA। क्या कहा जाता है? इसे IBCA कहा जाता है, मतलब इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके तहत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा करने का उद्देश्य रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? IBCA का उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा, ठीक है। 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा, ठीक है। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक है टाइगर। अब देखिए, पहला है टाइगर। टाइगर क्या होता है? बाघ। टाइगर को बाघ कहा जाता है। और दूसरा है शेर। शेर मतलब लायन होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, अंतर रखिएगा। तीसरी जो प्रजाति है वह है तेंदुआ की। तेंदुआ के संरक्षण की बात की गई है। चौथी है हिम तेंदुआ की। हिम तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। इसके बाद चीता। चीता है अगला। और उसके बाद जगुआर है। जगुआर, इसकी प्रजाति का भी संरक्षण करना है। और 7वां है प्यूमा, इसकी भी प्रजाति का संरक्षण करना है। तो इस प्रकार 7 प्रजातियों का संरक्षण IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत किया जा रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। इसे भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 36वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पे हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इजराइल। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। तो देखिए, भारत मुक्त व्यापार के लिए इजराइल की तरफ से, मतलब मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो है इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इजराइल के हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, सॉरी, वह है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ठीक है। और वहां के जो इजराइल के हैं उनका नाम है नीर बरकात। क्या नाम है? नीर बरकात। इन दोनों के बीच में जो है अभी समझौता हुआ है। और जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है उससे जो लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है वो वास्तव में फार्मा सेक्टर होगा, कृषि क्षेत्र होगा और तकनीकी क्षेत्र होगा, ठीक है। कृषि तकनीकी आप कह सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में भी इसको लाभ मिलेगा। और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी भारत लाभान्वित होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, भारत इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है भारत ने, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 37वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने किस देश से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, इतने बवाल के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच अभी भी जो रक्षा समझौता है, रक्षा सौदा है, वो हो रहा है। तो देखिए, भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से 93 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है। और इस 93 मिलियन डॉलर में भारत को 100 जेवलिन मिसाइलें मिलेंगी, ठीक है। 100 जेवलिन मिसाइलें मिलेंगी। और ये जो 100 जेवलिन मिसाइलें हैं, ये क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइलें हैं।
ध्यान रखिएगा। और इसके साथ अब कई चीजें मिलेंगी, जैसे 25 कमांड लॉन्च यूनिट भी मिलेगी, ठीक है, कमांड लॉन्च यूनिट भी मिलेगी, ठीक है, भारत को। साथ ही अन्य समझौता हुआ है। तो इस तरह से $93 मिलियन के समझौते में भारत को कई चीजें मिल रही हैं। अमेरिका के साथ भारत ने यह समझौता किया है। जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल है जो भारत अमेरिका से ले रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है कि भविष्य में भारत और अमेरिका इसका सह निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत व अमेरिका इन मिसाइलों का निर्माण भी संयुक्त रूप से कर सकते हैं। भविष्य में रास्ता खुला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 38वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में संपन्न विश्व कप मुक्केबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? 1000% यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पहली बात याद रखिए कि विश्व कप मुक्केबाजी का समापन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में यह संपन्न हुआ। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो बताइए भारत ने विश्व कप मुक्केबाजी में कुल कितने पदक जीता है? तो देखिए भारत ने विश्व कप मुक्केबाजी में कुल 20 पदक जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, सभी खिलाड़ियों ने कोई ना कोई पदक जीता है, यानी कुल 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है। भारत की तरफ से कुल 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यह बात ध्यान रखिएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हर खिलाड़ी ने कोई ना कोई पदक जीता और सभी खिलाड़ियों ने पदक जीता, ठीक है। सभी, पहली बार ऐसा, बताइए कितना अच्छा है, सभी खिलाड़ियों ने पदक जीता, ठीक है, ने पदक जीता। इसका मतलब क्या है? भारत ने कुल 20 पदक जीता विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। अब देखिए इन पदकों में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते, 9 स्वर्ण जीते, 6 रजत पदक भारत ने जीता है और 5 जो है कांस्य पदक जीता है भारत ने, ठीक है। 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक भारत ने जीता। इन 9 स्वर्ण में 7 स्वर्ण महिलाओं ने जीता है, ध्यान रखिएगा। इन 9 स्वर्ण में 7 स्वर्ण जो है, 7 स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिलाओं ने जीता है, ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 9 स्वर्ण जीता गया और 7 स्वर्ण महिलाओं ने जीता है और 2 स्वर्ण पुरुषों ने जीता है। 2 स्वर्ण जिन पुरुषों ने जीता है उनका नाम बता देते हैं। एक है सचिन सिवाच, क्या नाम है उनका? उनका नाम है सचिन सिवाच। इन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। कितने में? 60 किलोग्राम भार वर्ग में। और दूसरे हैं हितेश गुलिया, सॉरी हितेश गुलिया हैं दूसरे, जिन्होंने एक पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप मुक्केबाजी में। और हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बाकी जो 7 स्वर्ण आए हैं भारत में, वो महिलाओं के द्वारा और 2 स्वर्ण पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में होगा कि पदक तालिका में पहला स्थान, तो इतना बड़ा परफॉर्मेंस के बाद पदक तालिका में कौन होगा? तो देखिए पदक तालिका में भारत ने 9 स्वर्ण के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 9 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते हैं। तो पहले स्थान पे है भारत और दूसरे स्थान पे है केवल 4 स्वर्ण पदक जीता है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान ने क्या जीता है? 4 स्वर्ण पदक जीता है और इन 4 स्वर्ण पदकों के साथ उज्बेकिस्तान जो है दूसरे स्थान पे है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा, 100% सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाएगा, आगामी जितनी परीक्षाएं होंगी। अगला देख लेते हैं। आज का 39वां प्रश्न है, हाल ही में आईजीपीएल इन्विटेशनल मुंबई गोल्फ टूर्नामेंट में पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई है? अब ध्यान रखिएगा, पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बना है? ऑप्शन ए है अवनी प्रशांत, ऑप्शन बी है तवेशा मलिक, ऑप्शन सी है प्रणवी उर्स और ऑप्शन डी है हिताशी बख्शी। तो इसका सही आंसर है प्रणवी उर्स। प्रणवी उर्स ने पुरुषों के साथ खेलते हुए पहली बार कोई पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट जीता है और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 40वां प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है इंदिरा नूई, ऑप्शन बी है मिशेल बैचलेट, ऑप्शन सी है प्रीति पटकर, ऑप्शन डी है रीमा नानावती। तो बताइए किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और मिशेल बैचलेट कौन है? तो आप जानते हैं कि यह चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही है, ठीक है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं मिशेल बैचलेट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं, ठीक है।
इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। और यह अवार्ड इन्हें दिया किसे है? तो किसने दिया है? तो सोनिया गांधी ने यह अवार्ड इन्हें दिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी जी के सम्मान में, और वह शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था वह दिया गया था 1987 में, ठीक है ना। 1987 में जिसे यह पुरस्कार दिया गया था वह कौन थे? तो वह थे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव को यह पुरस्कार दिया गया था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और जो पहले महासचिव थे उनका नाम था WM कैलिफोर्निया। क्या नाम था? WM कैलिफोर्निया उनका नाम था, WM कैलिफोर्निया, ठीक है, इन्हें ध्यान रखिएगा। इन्हें डॉक्टर विली ब्रांडेट के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? डॉक्टर विली ब्रांडेट, डॉक्टर विली ब्रांडेट के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट PSLV बनाया? बड़ी उपलब्धि है, भारत का पहला प्राइवेट PSLV किस कंपनी ने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है L&T, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है A व B दोनों। तो जल्दी से बताइए किसने भारत का पहला प्राइवेट PSLV बनाया है? अब देखिए भारत का पहला प्राइवेट PSLV बनाया है, डी ऑप्शन सही है, L&T और HAL इन दोनों ने मिलकर बनाया है। देखिए सबसे पहले तो यह जानिए PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। इसका निर्माण किसने किया था? सबसे पहले तो इसरो ने बनाया था। प्राइवेटली किसने बनाया है? तो लार्सन एंड टुब्रो। L&T का मतलब क्या होता है? L&T का मतलब है लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, ठीक है। और दूसरी कंपनी है, देखिए लार्सन एंड टुब्रो है, और दूसरी कंपनी है HAL। HAL का मतलब क्या होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने संयुक्त रूप से इसे बनाया है, ठीक है। दरअसल इनसे समझौता इसरो ने किया था, इसरो ने इनसे समझौता किया था वर्ष 2022 में, इसरो ने वर्ष 2022 में इनके साथ समझौता किया था, ठीक है। और कुल 5 PSLV रॉकेट बनाने का समझौता किया था, उसमें से यह पहला PSLV रॉकेट है जो इन्होंने बनाया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यह जो बन गया है ना PSLV, इसका प्रक्षेपण भी तय है। इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो इसका प्रक्षेपण किया जाएगा वर्ष 2026 में, तो 2026 में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। और जो सैटेलाइट यह लेकर जाने वाला है उसका नाम है ओशियन सेट सैटेलाइट यह लेके जाने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी की लॉन्चिंग इस प्राइवेट निर्मित PSLV के द्वारा किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसरो की 2 वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है, इसरो की 2 वाणिज्यिक इकाई है। और ये जो है प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसरो की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? तो 2 वाणिज्यिक इकाई है इसरो की। पहली जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, पहली वाणिज्यिक इकाई थी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये पहली वाणिज्यिक इकाई थी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती थी। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1992 के आसपास हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा जो इसरो का वो है वाणिज्यिक इकाई है, उसकी स्थापना हाल ही में की गई है, उसे कहते हैं NSIL। वर्तमान में जो वाणिज्यिक कामकाज है, किसे मिसाइल बनाना है, किसे वो नहीं, किसे कोई रॉकेट बनाना है, क्या बनाना है, तो इसका जो इस समय वाणिज्यिक कार्य जो है, किसका सैटेलाइट हमें प्रक्षेपित करना है, वो NSIL दिखती है। और NSIL का जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 2013 में हुई है। और आपको मान लीजिए कोई रॉकेट छोड़ना है और कहीं स्थापित करवाना है तो आपको NSIL से मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह 2 वाणिज्यिक इकाइयां हैं और इनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। पहले एंट्रिक्स तो बहुत पूछा जाता था, NSIL भी 1-2 बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 42वां प्रश्न है, हाल ही में USA ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? देखिए USA के जो राष्ट्रपति हैं वो मूडी राष्ट्रपति हैं, उनका जब मूड होगा, जो मूड होगा वो करेंगे। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार,
ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इनमें से किसको जो है गैर नाटो सहयोगी देश, मतलब नाटो से अलग कौन सा ऐसा सहयोगी देश बनाया है अमेरिका ने? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार गए थे सऊदी अरब, ठीक है ना, और सऊदी अरब गए तो वहां बहुत प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब जब इनसे जो गैर नाटो सहयोगी देश की जो मान्यता दी जाती है, उससे क्या होता है, फिर इनके रक्षा क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, तमाम चीजों में सहयोग अमेरिका का बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखिएगा। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है नीतिका राजपूत, ऑप्शन सी है अश्विन सांघी और ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। और आप जानते हैं कि जो विनोद कुमार शुक्ल है वह हिंदी के साहित्यकार है, ठीक है ना, हिंदी के साहित्यकार है, प्रख्यात साहित्यकार है, और इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया भी गया है। हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मार्च 2024 में भी ही इनका चयन हो गया था, और 2025 में रायपुर में उनका निवास स्थान है। ध्यान रखिएगा, यह जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और ये छत्तीसगढ़ के हिंदी में पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ये पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, पहले लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे यह कोई पूछा जाए कि अभी तक हिंदी भाषा के कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो अभी तक हिंदी के लिए कुल 12 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये 12वें है, ठीक है। 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है हिंदी भाषा के लिए। 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कौन? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है जो बहुत फेमस हुई, वह है नौकर का कमीज। क्या है? नौकर की कमीज। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आजकल यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। और पहली बार पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया? पहला ज्ञानपीठ 1961 में ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी, और पहला ज्ञानपीठ 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। यह प्रश्न पूछा जाता है। और जी शंकर कुरूप कौन थे? तो यह मलयालम लेखक थे। कौन थे? मलयालवी लेखक थे या मलयालम लेखक थे, जी शंकर कुरूप। इनको 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। पहला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। ध्यान रखेंगे, उनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम था ओडक्कुजल। क्या नाम था? किसके लिए दिया गया था? ओडक्कुजल। ये उनका कविता संग्रह था, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर पहली महिला विजेता की बात करेंगे, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो वह पहली महिला थी, उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। और 1961 में यह स्थापित हुआ था पुरस्कार, 1965 से दिया जा रहा है, लेकिन पहली महिला आशा पूर्णा देवी को यह पुरस्कार दिया गया था 1976 में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 44वां प्रश्न है, आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2024 फातिमा बास किस देश की नागरिक है? मिस यूनिवर्स 2024 है फातिमा बास, यह किस देश की नागरिक है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है मॉरिशस, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मैक्सिको। फातिमा बास मैक्सिको की नागरिक है, और ये मिस यूनिवर्स 2024 चुनी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैक्सिको की रहने वाली फातिमा बास को मिस यूनिवर्स 2024 नियुक्त किया गया है, ठीक है, चुना गया है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अब तक भारत की कितनी सुंदरियां मिस यूनिवर्स चुनी जा चुकी हैं भारत में, तो भारत की कौन कौन सी सुंदरियां हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है? तो सबसे पहले सुष्मिता सेन का नाम आपने सुना होगा, पहली मिस यूनिवर्स थी जो भारत की तरफ से चुनी गई थी, सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन को चुना गया था 1994 में, ठीक है। दूसरी भारतीय जिन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया था
आप अभिनेत्री लारा दत्ता का नाम सुनते होंगे। लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स चुना गया था और इन्हें चुना गया था 2000 में, वर्ष 2000 में इनको चुना गया था, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरी है जो अभी हाल में चुनी गई थी, वह है हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू को चुना गया है और हरनाज कौर संधू को वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया। तो इस प्रकार 3 भारत की सुंदरियां थी जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो मिस यूनिवर्स का खिताब है इसे शुरू कब किया गया था। मिस यूनिवर्स की शुरुआत, इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसे पहली बार किसे दिया गया था, तो इसे पहली बार दिया गया था आर्मी कुर्सेला को। किसको? आर्मी कुशेला को यह पहली बार पुरस्कार दिया गया था। ये आर्मी कुशेला कौन थी? यह फिनलैंड की रहने वाली थी, ठीक है ना, फिनलैंड की रहने वाली थी और इन्हें 1952 में जो पहला मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ था वह इन्हें दिया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार का जो मिस यूनिवर्स का खिताब है वह मैक्सिको की रहने वाली फातिमा बास को दिया गया है। अब देखिए आज का 45वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 45वां प्रश्न है, 14 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया था। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 14 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन ए है 620.45 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 650.30 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 670.25 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 962.58 बिलियन डॉलर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न में टाइपिंग एरर आ गया है, ये जो 962 है, इस 962 नहीं, ये होना चाहिए 692.58 बिलियन डॉलर हो गया है इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसे याद रखिएगा, वर्तमान में 14 नवंबर तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 692.58 बिलियन डॉलर हो गया है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 46वां प्रश्न है वह है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है, छठा सबसे बड़ा, ठीक है। कौन सा देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए दुनिया का कौन सा देश है जो छठा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ए बी है, ऑप्शन बी भारत। दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर कौन उभरा है? भारत उभरा है। और जो भारत से पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पेटेंट फाइलिंग में पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है जापान, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे है दक्षिण कोरिया, और 5वें नंबर पे पेटेंट फाइलिंग के मामले में है जर्मनी, और 6वें नंबर पे है अपना देश भारत, ठीक है। तो भारत पेटेंट फाइलिंग में 6वें नंबर पे है और भारत ने कुल 64,000 आवेदन किए हैं, ठीक है, पेटेंट फाइलिंग के। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी जो वर्तमान में कुल आवेदन हुए उनमें से 55% आवेदन भारत का है। और इसका जो आवेदन किया जाता है पेटेंट के लिए, यह पेटेंट अधिनियम है 1970, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत इसका आयोजन किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 47वां प्रश्न है, वन्य जीवों पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण की गंभीर चिंताओं को देखते हुए किस टाइगर रिजर्व के आसपास लाउड स्पीकर, डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर है रणथंभौर, डी ऑप्शन सही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास डीजे, लाउड स्पीकर और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रणथंभौर को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 1973 में, ठीक है, एक चीज याद रखेंगे। और यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मिलान करने को यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान का एक स्थान है सवाई माधोपुर, ठीक है, वहीं स्थित है ये, ठीक है, रणथंभौर। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। 48वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है कोच्चि, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है वायनाड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर में किया है। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। इस सम्मेलन में कुल 5,000 किसानों ने लगभग भाग लिया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सम्मेलन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्राकृतिक कृषि की परंपराओं को बढ़ावा देता है। यह सम्मेलन जो है
क्या करता है? प्राकृतिक कृषि की परंपराओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, पहली बात, प्राकृतिक कृषि की परंपराओं को बढ़ावा देना पहला काम है इसका। दूसरा, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। ठीक है, 21वीं किस्त जारी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी यह चर्चा में रहा। पहला, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह प्राकृतिक कृषि की परंपराओं को बढ़ावा देता है। दूसरा, किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से जारी किया है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया? तो देखिए रिपीट हो गया है, सऊदी अरब है, डी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, आज का 50वां प्रश्न है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। तो देखिए, जो कोलंबो शिखर सम्मेलन है, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो 7वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए, नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया, यह किया गया है 20 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है, जो उनकी बैठक थी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 20 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। अब देखिए, इस सम्मेलन में किन देशों ने हिस्सा लिया? तो इन सम्मेलन में हिस्सा लिया मालदीव ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, मॉरिशस ने हिस्सा लिया और श्रीलंका ने इसमें हिस्सा लिया, इसके नाम से तो है ही है। ठीक है, बांग्लादेश ने भी इसमें हिस्सा लिया, बांग्लादेश जो इस समय जल रहा है, ठीक है, उसने भी इसमें हिस्सा लिया। साथ ही इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में, ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें हिस्सा लिया सेशेल्स ने, यह पर्यवेक्षक देश था, इस तरह इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें एक मेहमान देश भी आया था, मेहमान देश के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो वह लिया मलेशिया ने। ठीक है, पर्यवेक्षक देश के रूप में सेशेल्स ने और मेहमान देश के रूप में मलेशिया ने इसमें हिस्सा लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां तक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, जिसे सीएससी कहते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी? कोलंबो श्रीलंका से इसकी शुरुआत की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां से? कोलंबो श्रीलंका से इसकी शुरुआत की गई थी। 3 देशों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसे शुरू किया था। उस समय वो 3 देश थे, एक था भारत, दूसरा था श्रीलंका और तीसरा इसमें शामिल था मालदीव। इन 3 देशों ने मिलकर के कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत की थी। और आखिर इनकी शुरुआत क्यों की गई थी, यह भी उद्देश्य भी क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था, यह भी जान लीजिए, क्योंकि यह भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इनका उद्देश्य था भारतीय महासागर क्षेत्र में, क्या था? भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। क्या करना था? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा, भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। तो दोस्तों, ये था कोलंबो शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप जानते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम के लिए तो आप टेलीग्राम ऐप में जाएंगे, वहां एग्जाम का अंकश डालेंगे, तो 1300 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया अब तक, तो वहां आप जाके सब ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही। अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।